हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टाइम ऑफ स्टडी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म शुरू करने जा रहे हैं और इसी वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 3.1 भी को भी शुरू करेंगे। तो पहले हम लोग अपना चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर 2 कंप्लीट कर चुके हैं, जिनकी वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां जाकर चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर 2 की सभी वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं। तो देखिए, इसमें क्या आ रहा है, दो चर। तो दोस्तों, चर और अचर, इनके बारे में हम लोग चैप्टर 2 में भी पढ़ चुके हैं और मैं आप लोगों को यहाँ पर भी बता दूंगा। तो हम सबसे पहले चर के बारे में जानते हैं कि चर होता क्या है, और उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को अचर के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि इसमें हम चर के साथ अचर को भी पढ़ेंगे। देखिए, चर क्या होते हैं। चर हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं, जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, एफ एक्सेट्रा। ठीक है, जो भी हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हमारी मैथमेटिक्स समीकरण में यूज़ किए जाते हैं, उनको हम चर बोलते हैं। क्या कहते हैं? चर। ठीक है, और अचर क्या होते हैं? अचर हमारी नॉर्मल जो हमारी संख्या होती है, नंबर्स होते हैं, जैसे हम यूज़ करते हैं -1, -5, 1, 0, 7, 8, 3/2। तो ये सभी हमारी क्या हो गई, हमारी अचर होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? अचर। अभी हम बात कर लेते हैं समीकरण युग्म की। समीकरण युग्म, युग्म क्या होता है? युग्म का मतलब होता है जोड़ा। जोड़ा क्या होता है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, युग्म क्या होता है? जोड़ा। ठीक है, और जो हमारे रैखिक समीकरण युग्म, हमने अपने चैप्टर 2 में समीकरण के बारे में भी पढ़ा था। चर, जो हमारी चर और अचर से जो समीकरण बनती है और उनकी जो घात होती है। रैखिक, रैखिक का मतलब क्या है? जो यहाँ पर हमें रैखिक दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि इन समीकरण की घात कितनी है? सिर्फ एक। यानी हम एक घात वाले, एक पावर वाली समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं। ये हमने पिछले चैप्टर में भी किया था और मैं आपको यहाँ भी बता रहा हूँ कि जो हमारी रैखिक समीकरण होती है उसमें उनकी पावर कितनी होती है? एक। ठीक है, और दो पावर वाले को द्विघात समीकरण, तीन पावर वाले को त्रिघात समीकरण कहते हैं। ये हम पिछले चैप्टर में भी हम कर चुके हैं। मैं आप लोगों को दो चर वाले रैखिक समीकरणों के कुछ उदाहरण दे रहा हूं। उदाहरण ले लीजिए पहला, कि x + 2y = 0। इसमें देखिए, यहां पर हमारे पास चर कितने हैं? देखिए, ये जो हमारा x है वो क्या है? चर। और ये हमारा y भी क्या है? चर। ठीक है, ये भी हमारा चर है और ये भी हमारा चर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कितने चर आ रहे हैं? एक, और ये y 2। तो हमारे पास दो चर आ रहे हैं। एक और एग्जांपल ले लीजिए, 3x + 4y = 7। ठीक है, 3x + 4y = 7। तो यहाँ पर भी हमारे पास एक x और ये y, ये हमारे पास दो क्या आ रहे हैं? समीकरण के अंदर दो चर आ रहे हैं और ये इनका युग्म हो रहा है। युग्म यानी जोड़ा। जब हम इनको जोड़ते हैं तो ये पूरी एक समीकरण बना रही है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा और बता देता हूं कि जब हम इसकी एक्सरसाइज 3.1 शुरू करेंगे तो उसमें हमें अपने क्वेश्चंस में ग्राफीय रूप में अपने आंसर को बताना है, यानी ग्राफ बनाकर हमें अपना आंसर देना होता है। तो जब हम उसमें ग्राफ बनाते हैं तो हमें दो समीकरण दी हुई होती है, जो इकाइयाँ हमें दी हुई थी उससे दो समीकरण बनती है, और उसमें ग्राफ में जब हम बनाते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके से लाइन आती है, ए
बी और एक लाइन और ये कुछ इस तरीके से आती है 3। तो देखिए जब हम अपना ग्राफ बना रहे हैं, यदि हमारे ग्राफ में आंसर इस तरीके से आ रहा है ग्राफ बनाने के बाद, तो ये लाइनें कौन सी लाइनें होगी? समानांतर, जिनमें जो है समानांतर, जिनमें क्या है कि इनमें क्या आ रहा है? समान अंतर आ रहा है, तो इन लाइनों को हम क्या बोलेंगे? समानांतर। जब हमारा आंसर इस तरीके से आएंगे कि दो लाइनें आपस में काट रही है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, इनको हम क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं। जब हमारी लाइनें एक दूसरे के ऊपर ही आएगी तो हम उनको बोलेंगे समपाती रेखाएं। हम इनको क्या बोलेंगे? समपाती रेखाएं। तो इस तरीके से हम लोग इन लाइनों का ये आएगी। इनके बारे में हम अपनी जो हमारी एक्सरसाइज 3.2 होगी उसमें हम लोग इनको और अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए अब अपनी एक्सरसाइज 3.1 को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पर नीचे दिखाई दे रहा होगा कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए हमें यहाँ पर इकाइयाँ दे दी है जो आपको अभी भी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। ये क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि हम यहाँ पर अपनी इकाइयाँ बना लेंगे। यहाँ पर हम जो है अपना सीधे तौर पे अपना आंसर ही निकालेंगे। ठीक है, अभी देखिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अपना हल कर रहे हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम मान लेंगे, मान लीजिए आफताब की वर्तमान आयु बराबर है x वर्ष। जब भी हमें आयु का कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाता है ऐसे निकालने के लिए, सिद्ध करने के लिए, तो हमें अपनी उसमें वर्तमान आयु को ही मानना होता है। अभी हम लिखेंगे पुत्री की वर्तमान आयु, पुत्री की वर्तमान आयु हमने क्या मान ली है? y वर्ष। तो इसमें हमें पहली शर्त हम यहाँ पर लिखेंगे, पहली शर्तानुसार। क्या लिखेंगे हम? पहली शर्तानुसार। देखिए पहली शर्तानुसार हमें क्या कहा गया है कि 7 वर्ष पूर्व मैं यानी आफताब 7 वर्ष पूर्व पहले, ये वर्तमान आयु होगी और उसमें से हमने 7 वर्ष पहले, तो y की जो वर्तमान आयु है उसमें से भी हम क्या करेंगे? 7 को माइनस कर देंगे। तो ये दोनों की वर्तमान आयु में से हम 7 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, तो दोनों में से 7 को माइनस कर देंगे। 7 गुनी आयु का था, यानी जो आफताब है वो अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का है, मतलब था, सॉरी 7 वर्ष पूर्व वो उस 7 गुनी आयु का था। तो जब हम इसको बराबर करेंगे, जब हम इसको बराबर करेंगे, ये तो 7 गुना है ही है और ये कम है। देखिए जब हम किसी चीज़ को बराबर करते हैं, मान लीजिए हमने 1 को 2 के बराबर करना है, तो हम क्या करेंगे? उसमें 2 से गुना करके उसको 2 के बराबर कर देंगे। कर सकते हैं ऐसे। तो हम इसमें भी क्या करेंगे? हम इसमें भी क्या करेंगे? ये तो बन गई, तो हम क्या करेंगे? इसमें 7 से गुना कर देंगे कि जो ये 7 गुना था, जब हमने इधर 7 से गुना कर दी तो ये दोनों की आयु क्या आ रही है? बराबर आ रही है। ठीक है,
तो हमारी ये पहली शर्त कंप्लीट होती है। तो हम यहाँ पर अभी समीकरण बनाएंगे x माइनस 7 एज इट इज़ 7 गुना अंदर 7y और 49। देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इस 7 को इधर और 7y को इधर ले आएंगे, यानी चर एक तरफ और अचर एक तरफ। माइनस 49 ये माइनस का है तो इधर जाके प्लस का, और ये प्लस का था इधर जाके माइनस का। तो x माइनस 7y इज इक्वल टू, ये माइनस 49 में से प्लस 7 गए माइनस 42। तो हमारे पास जो है पहली शर्त के अकॉर्डिंग हमारी पहली समीकरण क्या आ गई है, x माइनस 7y बराबर माइनस 42। ये हमारी पहली समीकरण आ गई है। अभी दूसरी शर्त क्या कह रही है इसमें, दूसरी शर्तानुसार देखिए दूसरी शर्त से इसमें क्या कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद, यानी ये प्रेजेंट होगी, वर्तमान होगी, और ये पुत्री की भी वर्तमान आयु होगी। 3 वर्ष बाद इसमें हम 3 को इसमें जोड़ देंगे और इसमें भी हम 3 को जोड़ देंगे। 3 वर्ष बाद आगे की बात की गई है, मैं तुम्हारी आयु का 3 गुना ही रहूँगा, ठीक है, यही हुआ। तो 3 गुना तो ये हो गया, तो हम यहाँ पर इसमें कितने की गुना कर देंगे, 3 की, जिससे कि इन दोनों की आयु क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएंगी ये समीकरण। तो अभी हम इसको समीकरण को अच्छे से कर लेते हैं। x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 की गुना अंदर करेंगे 3y प्लस 3 तिया 9। तो वही समीकरण संख्या को एक तरफ और चर एक तरफ। तो देखिए x ये प्लस का इधर आके माइनस बराबर 9, ये प्लस का उधर जाके माइनस का। तो हमारी समीकरण क्या आ जाएगी, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो ये हमारी दूसरी समीकरण आ गई है। तो हमारी दूसरी समीकरण क्या आ गई है, x माइनस 3y बराबर 6। अभी हम क्या करेंगे, अपनी पहली समीकरण से और दूसरी समीकरण से कुछ संख्याएं निकालेंगे, x और y की वैल्यू को निकालेंगे, जिससे हम अपनी ग्राफ बनाएंगे। तो हम इसको इस तरफ कर लेते हैं। यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 ले लेंगे हम सबसे पहले, x माइनस 7y बराबर माइनस 42। हमने यहाँ पर क्या मान लिया, x माइनस 7y माइनस 42 मान लिया। तो इसको हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो x इज इक्वल टू, ये प्लस का है माइनस 42 प्लस, ये माइनस का है तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 7y हो गया। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने तरफ से ऐसा कुछ मान रखना है कि x और y की वैल्यू कुछ इस तरीके से आए कि हमें अपने ग्राफ में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं लेना पड़े, ठीक है। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे, तो हम y को मानेंगे। तो माना y इज इक्वल टू 5 रखने पर, y इज इक्वल टू 5 रखने पर हम यहाँ पर अपने इस समीकरण में पहले y की वैल्यू कितनी रखेंगे, 5। तो रखते हैं x इज इक्वल टू माइनस 42 प्लस 7 गुना 5, इस तरीके से होएगा। तो x इज इक्वल टू माइनस 42, तो 7 पंजे 35 प्लस के कितने आ गए, 35। तो x की वैल्यू कितनी आई है, माइनस 42 में से प्लस के 35 गए, तो हमारे पास कितने बचते हैं, माइनस के 7। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, माइनस 7। तो एक तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, माइनस 7। अभी हम y की वैल्यू y इज इक्वल टू 6 रखने पर, ठीक है, y इज इक्वल टू अब हमने कितना रखा है, 6 रख दिया। तो अभी हमारी x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू हम रखेंगे, y की वैल्यू हम कितनी रखेंगे, 6। तो माइनस 42 प्लस 7 42, तो x की वैल्यू हमारे पास कितने आए, माइनस के 42 और प्लस के 42, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 0।
एक और वैल्यू आ गई हमारे पास, दो वैल्यू आ गई है, एक तो 7 और एक 0 x की, और हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ रही है 5 और 6। जब हमने 5 रखा तो -7 आई x की वैल्यू, जब हमने y को 6 रखा तो हमारे पास कितनी आई है 0। अभी हम आगे करते हैं, एक पॉइंट और निकाल लेते हैं यहीं पे, y = 7 रखने पर, y = 7 रखने पर, देखिए x = -42 प्लस 7 गुना y की वैल्यू हम कितनी रख देंगे 7 रख देंगे ना, यहाँ से हमने समीकरण उठा लिए तो यहाँ पर हमने y की वैल्यू कितनी रख दी 7, तो x = -42 प्लस 7 गुना 7 49, तो x की वैल्यू कितनी आई है -42 प्लस 49 के 42, -42 और प्लस 49, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, प्लस के कितने बच जाएंगे 7। तो हमारे पास तीसरी वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू 7 आ रही है और y की वैल्यू भी 7 आ रही है। तो इस तरीके से हम अपने यहाँ पर एक समीकरण बना लेंगे, इस तरीके से एक ऐसे हमने बॉक्स बना लिया जिसमें हम अपनी तीनों वैल्यू को रखेंगे। देखिए x, देखिए जब हमने y को 5 रखा तो हमारी x की वैल्यू कितनी आई -7 आई, और जब हमने y को 6 रखा तो हमारी वैल्यू कितनी आई 0। जब हमने y को 7 रखा तो हमारी x की वैल्यू कितनी आई 7। तो हमारे पास एक समीकरण इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगी। अभी हम अपने समीकरण 2 से अपने हल को निकालते हैं। इसी तरह से हम एक समीकरण 2 से भी बनाएंगे। देखिए हम इसको यहाँ पर रफ कर देते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। समीकरण 2 से हमारी समीकरण 2 क्या आ रही थी, x - 3y = 6, यह हमारी समीकरण 2 आ रही थी। तो हम इसको एक फॉर्म में लिख लेते हैं, हमने x को एक तरफ रखना है, y को उधर भेज देंगे। 6 ये माइनस का है तो इधर आके प्लस का, ठीक है। अभी हमने y के कुछ ऐसे पॉइंट रखने हैं जैसे हमने यहाँ पर y को माना था कि y 5 रखने पर, y 6 रखने पर, y 7 रखने पर, उसी तरीके से हमने यहाँ पर भी y की मान रखने हैं और ऐसे ही एक समीकरण को बनाना है। तो हम यहाँ पर माना y = -2 रखने पर, -2 रखने पर, तो देखिए x = 6 + 3y, ये हमारी समीकरण है। तो x = 6 + 3 गुना -2 से 3 के गुना करेंगे तो x = 6, 3 दूनी 6 और प्लस माइनस, तो x = 6 - 6 कितना आ गया 0 आ गया। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ रही है 0। अभी आगे रखते हैं y = 2 रखने पर, अब हमने यहाँ पर प्लस का 2 रखा है, कितना रखा है प्लस के 2, पहले हमने -2 रखा था, प्लस के 2 रखा है। तो y = 2 रखने पर x = 6 + 3, y की वैल्यू कितनी रखी है 2, तो x = 6 + 3 दूनी 6, x = 6 और 6 कितना आ गया 12 आ गया, x की वैल्यू कितनी आ रही है 12। अब यहाँ पर हम y = -1 रखने पर, कितना रखा हमने -1 रखने पर, देखिए अब हमने y की वैल्यू कितनी रखी है -1, तो देखिए x = 6 + 3 गुना -1, तो x = 6, 3 एकम 3 प्लस माइनस, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 6 - 3, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई है 3। अभी हम यहाँ पर अपनी फिर से एक डायग्राम बना लेंगे जिसमें हम अपने x और y की वैल्यू को रखेंगे।
देखिए, जब हमने अपनी y की वैल्यू -2 रखी, कितनी रखी? -2, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई थी? 0। और जब हमने अपनी y की वैल्यू +2 रखी तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई थी? 12। और जब हमने अपनी वैल्यू y की वैल्यू -1 रखी है, y का मान कितना रखा? -1, तो हमारे पास x का मान कितना आया है? 3। तो इस तरीके से हमारे पास दो समीकरण आ जाएगी ऐसे करके, जिसमें हमें x और y दोनों के मान दिए होंगे और इससे हमने ग्राफीय रूप में इसको व्यक्त करना है। अभी हमने इसको अपने ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। मैं आप लोगों को बता दूं कि जब हम अपने बुक्स में बनाएंगे तो इस तरीके से हम ग्राफ का यूज़ करेंगे, लेकिन अभी हम ब्लैक बोर्ड पे कर रहे हैं तो हम ग्राफ का यूज़ नहीं कर रहे हैं। मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि हम ग्राफ कैसे बनाएंगे। देखिए, इस तरीके से ये हमारा y एक्सिस होता है और ये हमारा x एक्सिस होता है, ठीक है। जो हमारे राइट हैंड, जब हम ऐसे ग्राफ बना रहे हैं तो हमारे राइट हैंड की तरफ पॉजिटिव के आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। देखिए, जब हम अपने पॉजिटिव नंबर लेंगे तो हमने ये गैप देखना है कि हम कितने का गैप लें। जैसे इसमें 2 आ रहा है, 3 भी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 का गैप ले लेंगे। 3, 6, 9, 12, 15। देखिए, इस तरीके से हम लोग 3 का गैप ले लेंगे। 3, 6, 9, 12, 15, यानी इनके बीच कितने का गैप है? 3 का। तो देखिए, यहाँ पर पॉजिटिव यानी धनात्मक संख्या आएगी जब हमारे राइट हैंड की तरफ हमारी पॉजिटिव आएगी। y एक्सिस पर ऊपर की तरफ धनात्मक निशान आएंगे और x एक्सिस पर राइट हैंड की तरफ यानी सीधे हाथ की तरफ जमा के यानी धनात्मक निशान आएंगे, धनात्मक संख्या आएगी। और इसके उल्टी तरफ यानी लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स आएंगे यानी ऋणात्मक संख्याएं आएगी। और x एक्सिस में नीचे की तरफ भी ऋणात्मक संख्याएं आएगी। ये कुछ इस तरीके से हम अपने ग्राफ को बना लेंगे। देखिए, अभी हमारा काम क्या है, सिर्फ हमने इन पॉइंट्स को रखना है। सबसे पहले हमारा x की वैल्यू कितनी आ रही है? -7, तो -7 हमारा यहाँ पर होता है। और y की वैल्यू कितनी आ रही है? 5, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर आएगा। यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट आ जाएगा -7 और +y 5। फिर दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है? 0 और 6, यानी हमारा x कितना है? 0 और y 6। x हमारा 0 हो गया और y हमारा 6 हो गया, तो यहीं पर आ जाएगा। x भी प्लस के साथ है और y भी प्लस के साथ है, तो ये यहाँ पर प्लस का साथ है और ये यहाँ पर प्लस के साथ, इसके ऊपर इसको हम ऐसे रख लेंगे। और अभी हम लोगों ने क्या करना है, इसमें से हम इसको इस तरीके से बिल्कुल सीधी लाइन के रूप में गुजार देंगे। तो ये हमारी पहली समीकरण से जो हमारी रेखा आ रही है वो आ जाएगी। हम अपने यहाँ पर जो पहली समीकरण क्या थी हमारी, x - 7 y = -42, इससे जो हमारी पहली ये लाइन आ गई। अब इसी तरीके से हमने दूसरी समीकरण से जो हमारी वैल्यू आई है उसको इसमें रखकर लाइन लगानी है, यानी ग्राफिक रूप से इसको व्यक्त करना है। तो देखिए, पहले हमारा x की वैल्यू कितनी आ रही है? 0 और y की वैल्यू -2, तो हमारे x की वैल्यू x का मान कितना आ रहा है? 0 और y का मान -2, तो -2 तो नीचे आएगा, तो -2 यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये हमारा -2 हो गया। उसके बाद हमारी x का मान कितना आ रहा है? 12। x का मान कितना आ रहा है? 12 और y का मान +2, तो ये यहाँ पर हो जाएगा कुछ इस तरीके से, इसके बिल्कुल ऊपर, ठीक है। ये यहाँ पर +2 और x हमारा 12 हो जाएगा। तो फिर तीसरा पॉइंट क्या रखना है? x हमारा 3
और y माइनस 1, x हमारा 3 होगा और y माइनस 1 होगा। तो ये बिल्कुल यहाँ 0 से थोड़ा सा नीचे होकर इस तरीके से ये, यानी हमारा जो ये पॉइंट आएगा ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। और अभी हमने इसमें से एक लाइन को निकालना है कुछ इस तरीके से, जो हमारी ये दूसरी लाइन जाएगी, यानी बिल्कुल समांतर जाएगी। तो ये हमारी क्या जाएगी, समांतर लाइन जाएगी। तो दूसरी समीकरण हमारी क्या आ रही थी, x माइनस 3y इजकल टू 6। तो ये हमारा ग्राफीय रूप आ गया है कि हमने क्या करना है, पहले समीकरण से भी x और y के मान निकालने हैं और दूसरी समीकरण से भी हमने x और y के मान निकालने हैं और फिर इनको हमने ग्राफीय रूप में रखना है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, चलिए इसका अभी हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इस एक्सरसाइज का जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपये में 3900 में 3 बल्ले 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने 1 बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी 1300 रुपये में। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है, यानी हमने ग्राफ में भी इसको बताना है और अपने बीजगणितीय यानी हमने समीकरण बनाकर भी हमने इसको बताना है। तो देखिए जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि इसमें बैट और गेंद की बात की गई है, तो हम यहाँ पर इकाई में, यहाँ पर अभी हम अपना हल कर रहे हैं, क्वेश्चन 2 का हल कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले यही चीज़ मानेंगे, माना बल्ले का मूल्य x रुपये, माना बल्ले का मूल्य कितना है, x रुपये है, और माना गेंद का मूल्य हमने क्या मान लिया, y रुपये, हमने गेंद का मूल्य क्या मान लिया, y रुपये। तो इसमें जो हमें पहली शर्त क्या दी हुई है, पहली शर्तानुसार हमें क्या कहा गया है कि कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले 3x प्लस 6 गेंदें 6y बराबर कितने रुपए में खरीदी है, 3900 रुपये में। तो ये हमारी पहली समीकरण हो गई है, हमारी पहली समीकरण ये हो गई। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ कॉमन आ रही है, 3 3 और 3, ठीक है, एक चीज़ कॉमन आ रही है। तो हम इसको आसान बनाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ 3 से भाग करने पर हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ 3 से भाग कर देंगे, इधर भी और उधर भी, यानी 3x प्लस 6y, इसको भी हम 3 से भाग कर देंगे और 3900 को भी हम 3 से भाग करेंगे। जब हम इसको 3 से भाग करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 एकम 3 3 3 9, यहाँ पर 1300 बच जाएगा। तो हमारी समीकरण कट करके आ जाएगी x प्लस 2y इजकल टू 1300। तो हमारी पहली समीकरण ये ना होके तो हमारी पहली समीकरण क्या बन गई है, x प्लस 2y इजकल टू 1300, यानी 1 बल्ला और 2 गेंद 1300 रुपये में खरीदी जा सकती है। फिर आगे क्या कहता है कि बाद में दूसरी शर्त में क्या कह रहा है कि बाद में उसने 1 बल्ला और 3 गेंद खरीदी कितने रुपए में, 1300 रुपये में। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई है, दूसरी समीकरण हो गई। तो हमारी दूसरी समीकरण क्या बन गई, x प्लस 3y इजकल टू 1300। देखिए जिस तरीके से हमने पिछले क्वेश्चन में किया था उसी तरीके से हम अपनी पहले समीकरण से और दूसरी समीकरण से 2-2 पॉइंट ले लेंगे। 2-2 पॉइंट भी बहुत होते हैं, पिछले सवाल में हमने 3-3 पॉइंट निकाले थे, इसमें हम x और y के 2-2 पॉइंट ले लेंगे। तो पहली समीकरण से देखते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, समीकरण 1 से
ठीक है। समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300 है। इसको करते हैं तो x को हम एक तरफ रखेंगे, y को उधर भेजकर y के मान रखेंगे और x की वैल्यू को निकाल लेंगे। देखिए ये प्लस का है, इधर आके माइनस का 2y हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, y का मान रखेंगे, y इज इक्वल टू 600 रखने पर क्या किया हमने, y इज इक्वल टू 600 रखने पर, देखिए कैसे, x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2y, ये हमने समीकरण लिखी, x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2y। तो हमने y का मान यहाँ पर क्या मान रखा है, 600, तो गुना में 600, तो x इज इक्वल टू 1300 माइनस 6 दूनी 12, 1200 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 13 में से 1200 गए तो कितना आ जाएगा, x का मान कितना आ गया, 100। अभी यहाँ पर कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 500 रखने पर, हमने y का मान कितना रखा है, 500। तो देखिए अभी समीकरण 1 में x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2y है, तो x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2 गुना y का मान हमने कितना रखा है, 500, तो x इज इक्वल टू 1300 माइनस 5 दूनी 10 यानी 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1000। और x का मान हमारे पास क्या आ जाएगा फिर, 1300 में से 1000 गए तो कितना आ गया, 300। तो इस तरीके से हम सिर्फ अपने अगले दो सवालों में सिर्फ दो मान रख कर अपना ग्राफ भी बना सकते हैं। 2 मान निकाल कर भी हम अपना ग्राफ बना सकते हैं, ना कि 3 या 4। वो पहले क्वेश्चन था इसलिए हमने 3 मान निकाले थे, आगे हम 2 मान निकाल के भी अपना ग्राफ बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक इस तरीके से बना लेंगे कि x और y, जब हमने y को 600 रखा, तो हमारा x कितना आया, 100। और जब हमने y को 500 रखा तो हमारा x कितना आया है, 300। तो हमारे ये 2 मान आ जाएंगे। उसके बाद हमने समीकरण 2 से भी ऐसे ही मान निकालने हैं। समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 हमारे पास क्या आ रही है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300 आ रही है। ठीक है, तो अभी हम इसको x को इधर रख के y को उधर भेज देंगे, 1300, ये प्लस का इधर जाके माइनस का, ठीक है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो इसमें भी हमने कुछ ऐसे ही मान रखने हैं कि जैसे इसमें रखा है 100, 200, 300, कुछ इस तरीके से कि जो हमारे, मैंने बताया था जब हम ग्राफ बना रहे हैं तो हमने उसमें जो डिस्टेंस लेने हैं, जो उसमें मापदंड बनाने हैं, वो बिल्कुल बराबर मान के बनाने होते हैं। जैसे हमने पिछले में बनाया था 3, 6, 9, तो उनमें जो हमारा डिस्टेंस कितना आ रहा था, अनुपात कितना आ रहा था, 3, 3 का। तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 400 रखने पर, कितना रखा हमने, y का मान 400, तो x बराबर 1300 माइनस 3y, x इज इक्वल टू 1300 माइनस 3, y का मान हम कितना रख रहे हैं, 400 गुना में 400, x इज इक्वल टू 1300, 3 चौके 12, तो 1200 हो जाएगा ये। x बराबर 1300 में से 1200 गए तो कितना आ गया, 100। ठीक है, अभी यहाँ पर करते हैं, y इज इक्वल टू 300 रखने पर, y बराबर 300 रखने पर, तो समीकरण x बराबर 1300 माइनस
3y x बराबर 1300, 3 गुना 3, y का मान हम कितना रख रहे हैं 300, तो x बराबर 1300 माइनस 3 तिया 9, 900 आ जाएगा। x बराबर 1300 में से 900 गए तो कितना बच जाएगा हमारे पास 400। तो हमारे पास x का मान कितना आ गया 400। तो अब हम यहाँ पर एक फिर से ऐसे ही ये मान रख लेंगे कुछ इस तरीके से समीकरण बनाकर कि जब हम y का मान कितना रख रहे हैं, y का मान जब हम 400 रख रहे हैं तो हमारी x का मान कितना आ रहा है 100, और जब हम अपने y का मान 300 रख रहे हैं तो हमारा x का मान कितना आ रहा है 400। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो है दोनों समीकरण 1 से भी x और y के मान निकल जाएंगे और समीकरण 2 से भी 2 x और y के मान निकल जाएंगे, जिससे हम अपना ग्राफ बना सकते हैं। तो हम अभी यहाँ पर अपना ग्राफ बनाएंगे, इसको हम रफ कर देंगे। यहाँ पर हमारा x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस। मैंने बताया था सीधे हाथ की तरफ हमारे धनात्मक परिणाम आते हैं, यानी धनात्मक संख्या आती है, उल्टे हाथ की तरफ ऋणात्मक संख्या आती है। x एक्सिस में ऊपर की तरफ धनात्मक संख्या आएगी और नीचे की तरफ ऋणात्मक संख्या आएगी। तो चलिए अभी हम क्या करेंगे, कुछ इस ऐसे गैप रखने हैं, जैसे हम इसमें देख रहे हैं कि 100 आ रहा है, 300 आ रहा है और कहाँ तक आ रहा है 600 तक। तो इसमें हम लोग 100 के मान को रख सकते हैं। तो कितने का मान रखेंगे हम 100 का, तो यहाँ पर रखते हैं 100। तो हम क्या करेंगे 100 के मान में हम अपने इस तरीके से निशान लगा लेंगे, 100 का गैप ले लेंगे, 100, 200, 300, 400, 500 और ये 600। तो यहाँ पर जो हमारे धनात्मक संख्या आएगी और इस तरफ हमारी ऋणात्मक संख्याएं आएगी। ठीक है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हम लोग अपना ग्राफ बनाएंगे। अभी देखिए इसमें क्या दिया है कि जो हमारे पहले समीकरण से हमने जो 2 पॉइंट निकाले थे, यानी 2 मान निकाले थे, x का मान यहाँ पर कितना आ रहा है 100 और y का मान 600। तो इसकी सीध में हमारा पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, और दूसरा मान क्या है हमारे पास 300, x हमारा 300 आ रहा है, y हमारा 500 आ रहा है। तो 300 और 500 ये यहाँ पर आएगा, ये इस तरीके से। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आएगा, ये दोनों पॉइंट आ जाएंगे। हम यहाँ पर पॉइंट लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पॉइंट आ रहे हैं, तो हम ऐसे अपना स्केल को रख कर इन दोनों पॉइंट में से एक लाइन गुजरेगी कुछ इस तरीके से हमारी एक लाइन गुजरेगी। वो कौन सी समीकरण से गुजर रही है, हमारी पहले समीकरण क्या थी, x प्लस 2y इजिकल टू 1300। हमारी पहले समीकरण क्या थी, x प्लस 2y इजिकल टू बराबर यानी 1300। तो अभी हम दूसरी समीकरण के मान को भी रखकर हम ऐसे अपनी लाइन को बना लेंगे। तो पहला क्या रही है, x का मान हमने क्या रखा है यहाँ, क्या आ रहा है 100 और y का मान 400। x हमारा 100, y 400, तो x यहाँ पर 100 है और ये y यहाँ पर 400 है। तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, और उसके बाद जो है हमारा x हमारा 400 है और y हमारा 300 है। x 400 है, y 300 है, तो ये इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो हमारे जो है दोनों पॉइंट आ जाते हैं। उसके बाद हम ऐसे अपना स्केल रखेंगे और जैसे हमने पीछे किया था वैसे ही इसमें भी एक हम लाइन को ऐसे बना देंगे। जिस तरीके से लाइन बन जाएगी, लाइन ये रेखा कौन सी समीकरण से आ रही है, दूसरी समीकरण से। दूसरी समीकरण हमारी क्या थी, x प्लस 3y बराबर, तो जो है
इस तरीके से हमारा ग्राफीय रूप में जो है हमारा आंसर आ जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने समीकरण को निकालेंगे, उनसे उनके मान निकालेंगे, x और y के दो मान हम निकाल लेंगे। फिर दूसरी समीकरण लेंगे, दूसरी समीकरण में भी हम अपने x और y के दो मान निकाल लेंगे। फिर उन मान को हम अपने ग्राफीय रूप में व्यक्त करेंगे और ऐसे पॉइंट निकलेंगे, उनसे हमारी जो है लाइन जाएगी, वो लाइन लगाएंगे और इस तरीके से हमारा जो है ग्राफीय रूप में जो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो इसी के साथ यहाँ पर जो हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। अभी जो है इसका एक और आखिरी यानी तीसरा जो क्वेश्चन रहता है उसको भी हम अपनी इसी वीडियो में कर लेंगे। तो चलिए इसका तीसरा क्वेश्चन और कर लेते हैं। इस एक्सरसाइज का जो तीसरा क्वेश्चन है वो आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। देखिए यहाँ पर हमें दो चीज़ें क्या क्या दी हुई है। यहाँ पर हम जो है अपने प्रश्न नंबर 3 का हल करेंगे। हमें दो चीज़ क्या दी हुई है, एक तो अंगूर दिया हुआ है और दूसरा सेब। तो हम क्या करेंगे, माना सेब का मूल्य हम क्या मानेंगे, x रुपये, और अंगूर का मूल्य माना अंगूर का मूल्य y रुपये। हमने सेब का मूल्य x रुपये मान लिया, अंगूर का मूल्य y रुपये मान लिया। तो इसमें पहली शर्त क्या कही गई है, पहली शर्त क्या कही है कि 2 किलो सेब 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये होता है। पहली शर्त यही कही है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर जब हम खरीदते हैं तो वो कितने का मिलता है, 160 रुपये का। तो ये हमारी क्या आ गई है, पहली समीकरण आ गई है। यहाँ पर हमारी क्या आ गई है, पहली समीकरण आ गई है। और दूसरी शर्त क्या कह रही है, क्या कह रहे हैं कि 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य कितना हो जाता है, 300 रुपये। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ चीज़ सेम आ रही है। क्या चीज़ सेम आ रही है, यहाँ पर जो है 2 सेम आ रहा है। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, जब हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि 3 को हमने 3 से जो है दोनों तरफ भाग करके उसको एक सरल समीकरण बना ली थी, उसी तरीके को यहाँ पर यूज़ करके हम दोनों तरफ क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे और इस समीकरण को एक सरल समीकरण के रूप में बना लेंगे। तो देखिए करते हैं, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर यानी 4x बटे 2 प्लस 2y बटे 2 इजकल टू 300/2। तो देखिए 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और यहाँ पर 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 पंजे 10, 150। तो हमारी दूसरी समीकरण क्या आ गई, 2x प्लस y इजकल टू 150। तो हमारी दूसरी समीकरण ये कुछ ऐसे आ जाएगी कि 2x प्लस वाई इजकल टू 150। हमारी पहली समीकरण क्या है, 2x प्लस वाई इजकल टू 160, दूसरी 2x प्लस वाई इजकल टू 150। अभी हमने वही तरीका करना है कि अपनी पहली समीकरण से और दूसरी समीकरण से दो x और y के मान को निकाल लेंगे और उनसे हम अपना ग्राफीय रूप बना लेंगे। तो चलिए करते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं समीकरण 1 से। हमारे पास समीकरण 1 क्या दी हुई है, 2x प्लस वाई बराबर 160, यही दिया हुआ है। तो अभी हम क्या करेंगे, y को एक तरफ रखेंगे और x को इधर भेज देंगे, यानी 160, ये प्लस का 2x था तो ये माइनस का 2x हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारी
ये समीकरण हो जाएगी। और इस क्वेश्चन में हमने x को मानना है, x के मान रखने हैं जिससे कि हमारे y के मान उसको हल करने के बाद निकल जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, x बराबर 80 रखने पर, x बराबर 80 रखने पर हमने x का मान क्या रख दिया 80, तो y बराबर 160 माइनस 2x, y बराबर 160 माइनस 2 गुना 80, x का मान हमने 80 रखा तो y कितना आएगा 160 माइनस 8 दूनी 16, 160, तो y का मान क्या है 160 माइनस 160 जीरो, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 0। अभी हम यहाँ पर रखेंगे दूसरा x का मान 70 रखने पर, हमने x का मान कितना रखा है 70, तो वैसे ही y बराबर 160 माइनस 2x, y बराबर 160 माइनस 2 गुना x का मान कितना है 70, तो y बराबर 160 माइनस 7 दूनी 14, 140, y बराबर 160 में से 140 गए, कितने बच जाएंगे 20। तो हमारे पास दो मान आ गए हैं, एक y की मान 0 आया जब हमने x का मान 80 रखा, y का मान 20 आया जब हमने x का मान 70 रखा। तो यहाँ पर हम अपनी टेबल बना लेंगे कुछ इस तरीके से, x और y। जब हमने x का मान 80 रखा तो हमारा y का मान कितना आया 0, जब हमने x का मान 70 रखा तो हमारा y का मान कितना आया 20। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से ले लेंगे, समीकरण 2 से। अब हमने किससे निकालना है, समीकरण 2 से x और y के मान निकालने हैं। हमारे पास समीकरण 2 क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 150 है। ठीक है, तो वही तरीका हम y को इस तरफ रख लेंगे और x को उधर भेज देंगे, यानी 150, ये प्लस का इधर आके माइनस के 2x हो जाएगा। अभी हमने इसमें किसका मान रखना है, x के मान रखने हैं। तो हम क्या करेंगे, x बराबर 70 रखने पर हम इसमें कितना रखेंगे, x बराबर 70 रखने पर हमने x का मान जब 70 रखेंगे तो चलिए करते हैं। तो y बराबर 150 माइनस 2x है, तो y बराबर 150 माइनस 2 गुना x का मान कितना है 70, तो y बराबर 150 माइनस 7 दूनी 14 यानी 140, 70 दूनी 140, तो y का मान कितना आ गया 150 में से 140 गए, कितना बच जाएगा 10। ठीक है, कितना बच रहा है 10 बच रहा है ना, हाँ जी, y का मान कितना आ रहा है 10। अभी आगे करेंगे तो एक और मान निकालना है, तो हम x का मान अभी हम क्या रखेंगे, अभी हम x का मान 60 रखेंगे। कितना रखेंगे 60, हमने x का मान 60 रखने पर, x का मान 60 रखने पर तो समीकरण लिखते हैं y बराबर 150 माइनस 2x, y बराबर 150 माइनस 2 गुना x का मान कितना है 60, y बराबर 150 माइनस 6 दूनी 12 यानी 60 दूनी 12 कितना होता है 60 दूनी 120, तो y हमारा कितना आ जाएगा 150 में से 120 गए तो हमारा y कितना आ गया 30। अब हम फिर से अपने यहाँ पर टेबल बना लेंगे कुछ इस तरीके से, जिसमें कि हम अपने x और y के मान रख लेंगे। ठीक है, जब हमने यहाँ पर x का मान 70 रखा, जब हमने x का मान 70 रखा तो हमारा y कितना आया 10, और जब हमने x का मान 60 रखा तो हमारा y कितना आया 30। तो हमने यहाँ पर अपनी पहले समीकरण से भी दो मान निकाल लिए x और y के, और दूसरे समीकरण से भी दो मान निकाल लिए। अब हमने इसका क्या करना है कि हमने इसको ग्राफ रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए करते हैं, हम इस वाले को रफ कर लेंगे, ये ऐसे x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। तो देखिए हमने जो है अपने डिस्टेंस को देखना होता है, ग्राफ में जो है डिस्टेंस
मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। यदि हम अपना डिस्टेंस दोनों तरफ इक्वल नहीं लेंगे तो हम अपना ग्राफ को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हम इस ग्राफ पेपर का यूज़ करते हैं उसमें आप लोग कि ये कुछ ये यहाँ पर जो है डब्बे बने हुए हैं, तो इन डब्बों के अंदर यानी एक लाइन के अंदर 10 का अनुपात की होता है, यानी एक लाइन में 10 होते हैं। तो उसी तरीके से हमने, ठीक है, हम ग्राफ पेपर पर नहीं बना रहे, हम बोर्ड पर बना रहे हैं ग्राफ को। तो थोड़ा इसमें तो देखिए हम इसमें कितने का माप ले कि जो अच्छे से आ जाए कि इसमें 10 भी आ रहा है, 30 भी आ रहा है और 70 60 कुछ लेना होगा, 20 भी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 20-20 का गैप भी रख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से 20 हम लोग अपना मान कुछ इस तरीके से रख सकते हैं, 20 40 60 80 100। तो देखिए सबसे पहले हम अपनी पहले समीकरण से अपने पॉइंट निकालेंगे। जो हमारा x का मान है वो कितना आ रहा है, 80। x हमारा +80 आ रहा है और y 0, तो y तो यही होगा। तो हमारा पॉइंट कहाँ पर बनेगा, 80 पर। उसके बाद हमारा y कितना आ रहा है, 20। हमारा y कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा y 20 आ गया और x हमारा कितना आ रहा है, 70। तो ये यहाँ पर ये मान कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है, बीच में ये यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारे जो हमने दोनों पॉइंट को रख लिया है। अब हम दोनों पॉइंट को रखने के बाद अपने इनमें से लाइन लगा देंगे। कुछ इस तरीके से हमारी लाइन आ जाएगी। ये पहली लाइन कौन सी समीकरण से आ रही है, हमारी पहले समीकरण से। पहली समीकरण हमारी क्या थी, 2x + y = 160, ये थी। अभी हम दूसरी समीकरण वाले मान को रख कर भी अब उससे अपनी लाइन लगा लेंगे। इसी से हम अपना ग्राफीय रूप व्यक्त करते हैं। तो दूसरे में हमारा x का मान कितना रखने, x का मान 70 रखने पर y कितना आ रहा है, 10। यानी हमारा x कितना है, 70 और y 10। तो ये जो है इसके बिल्कुल यहाँ पर आएगा, इधर, ठीक है। ये 70 था तो ये यहाँ पर आया। और जो हमारा x 60 रखने पर y कितना आ रहा है, 30। x हमने कितना रखा, 60 और y 30। तो ये यहाँ पर आएगा। तो ये इस तरीके से आएगा। जो हमारी दूसरी लाइन आएगी वो इससे मेरे हिसाब से बिल्कुल सट के जाएगी, बिल्कुल पास से। देखिए जो हमारी दूसरी लाइन आएगी वो बिल्कुल इस तरीके से आएगी, बिल्कुल पास से होते हुए, ठीक है। ये जो दूसरी लाइन आ रही है कौन सी समीकरण से आ रही है, हमारी दूसरी समीकरण से। तो दूसरी समीकरण हमारी क्या थी, 2x + y = 150। 2x + y = 150। और पहली समीकरण से कौन सी आ रही थी, 2x + y = 160। ये कुछ इस तरीके से हमारा ग्राफीय रूप में ये व्यक्त हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमने इसमें क्या किया, हमने पहले मान को निकाला, समीकरण 1 से x और y के दो मान निकाले और दूसरे समीकरण से भी हमने x और y के 2 मान निकाले। उसके बाद हमने इन मानों को x अपने ग्राफ में रखकर इनका ग्राफीय रूप में रूपांतरण कर दिया। तो यहाँ पर जो है दोस्तों हमारी तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.1 भी कंप्लीट हो जाती है। यदि आप लोगों को एक्सरसाइज 3.1 से कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या चैप्टर 1 से या चैप्टर 2 से भी कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।